अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुब्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट केपीके में ईटा के थ्रू जिन कैंडिडेट्स ने पीएसटी सीटी का टेस्ट दिया है और बाकी के टेस्ट भी दिए हैं उनके लिए हम साथ साथ टेस्ट डिस्कशन लेकर आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्टिफाइड टीचर का टेस्ट जो पेशावर और मालाकंड डिवीजन के लिए हुआ। ये टेस्ट उन तमाम कैंडिडेट्स को बहुत ज्यादा हेल्प करने जा रहे हैं जिनका भी टेस्ट होना है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो ये सारी सीटें थी प्राइमरी और मिडिल स्कूल टीचर के लेवल की। अब बजट के फौरी बाद एसएसटी की सीट्स आनी है। एसएसटी की सीट्स के लिए सेम सिलेबस होगा, इसी के बेस पर कुछ एडवांस टॉपिक्स, कुछ एडवांस चैप्टर्स ऐड किए जाएंगे और उसमें से एसएसटी का टेस्ट कंडक्ट होगा। तो जिन कैंडिडेट्स ने भी एसएसटी की तैयारी करनी है वो अभी से तैयारी का आगाज कर सकते हैं। उस सिलसिले में हमारे ये पास्ट पेपर्स भी आप लोगों का हेल्प करेंगे। हमारे जो चैनल्स पर जितने भी हमारे वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं वो भी हेल्प करेंगे और इंशाल्लाह हमारा जो सेशन है प्रॉपरली केपीके के कैंडिडेट्स के लिए एसएसटी का वो फौरी तौर पर शुरू कर दिया जाएगा। उस सिलसिले में आप लोग एमके प्रिपरेशन का व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जनरल ग्रुप जिसमें तमाम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सेशन से रेलिवेंट आ सकती है। और हमारे जनरल ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जैसी सीटें आए आपको फौरी तौर पर उसकी सारी इंफॉर्मेशन भी मिल सके, रहनुमाई भी मिल जाए कि कैसे अप्लाई करना है और आप लोग तैयारी का भी बर वक्त आगाज कर सकें। आपको हमारे तमाम सेशंस की तमाम जरूरी मालूमात हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे फेसबुक पेजेस पर, हमारे टिकटॉक पेज पर हर एक जगह से मिल सकती हैं। तो इस वीडियो में हम इस पेपर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, तो यहाँ पर हम पार्ट 2 में पेपर की डिस्कशन को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज रिटन बाय सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों और बरतानवी हुकूमत के दरमियान जो गलत फहमियां थी उनको दूर करने के लिए किताबें लिखी थी, पम्फलेट्स लिखे थे, किताबचे लिखे थे, बुकलेट्स लिखे थे। तो उनमें से एक किताब का नाम है तबीनुल कलाम। इस किताब में उन्होंने बाइबल को डिस्कस किया था ताकि जो बरतानवी हुकूमत है उसके दिल से ये बात निकाली जा सके कि मुसलमान उनको खत्म करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। Which two cities were targeted with atomic bombs in August 1945? अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के 2 शहरों को टारगेट किया था, उनके नाम थे हिरोशिमा और नागासाकी। Who led the शिमला डेपुटेशन? शिमला जो वफद था उसकी क़यादत किसने की थी? सर आगा खान थर्ड ने क़यादत की थी शिमला डेपुटेशन की। मुसलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का झूठा दावा किस दौरे खिलाफत में किया था? हुजूर की वफात के बाद बहुत सारे लोगों ने मौके का फायदा उठाने की कोशिश की और नबूवत का झूठा दावा किया। उनमें एक मुसलमा कज़्ज़ाब था। मुसलमा कज़्ज़ाब का ये दावा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में हुआ था। नेक्स्ट एक दुआ है, रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतुसिर। ये दुआ किस पैगंबर की है? ये दुआ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की है। उनका कहना था कि मेरे रब मैं बहुत बेबस हूँ, बस मेरी मदद कर। तो ये दुआ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से मंसूब की जाती है जो कुरान मजीद में आपको मिलेगी सूरतुल कमर में आयत नंबर 10 में। द स्टेटमेंट इज करेक्ट डैश मोर डाइवर्स इज मोर एविडेंस इज नेसेसरी। स्टेटमेंट इज करेक्ट इवन सो मोर एविडेंस इज नेसेसरी, तो यहाँ पे इवन सो आएगा। श्योरली यू रिकॉग्नाइज समवन, यहाँ पे जो समवन इसको अंडरलाइन किया गया, ये किस तरह का प्रोनाउन है? ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है क्योंकि इसमें पता नहीं चल रहा कि समवन कौन है। इफ आई डोंट गेट सिलेक्टेड आई विल स्टार्ट माई ऑन बिजनेस। तो ये एक सेंटेंस की कौन सी टाइप है? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। वी हैव सफिशिएंट टाइम टू कैच द बस। तो यहाँ पे अंडरलाइन फ्रेज क्या है? तो सफिशिएंट टाइम जो है ये हमारे पास वी हैव सफिशिएंट टाइम टू कैच द बस, तो ये हमारे पास इन्फिनिटिव फ्रेज है। अब ये यहाँ पर अंडरलाइन किया गया था तो उसके अकॉर्डिंग ये इन्फिनिटिव फ्रेज हमारे पास बनती है, पूरा सेंटेंस नहीं जस्ट एक फ्रेज। सिलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस ऐसा है जिसमें बैग की बहुत सारी क्वालिटीज बताई गई हैं, बहुत सारे एडजेक्टिव्स यूज किए गए हैं, दैट, स्मॉल, स्क्वायर, न्यू, रेड। अब ये जितने भी हैं इनकी करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो इसके लिए एक रूल अप्लाई किया जाता है जिसे हम ओसेस कॉम्प रूल कहते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग आपने जब तरतीब रखनी है आपने उसके ऑर्डर का ख्याल रखना है कि साइज उसका क्या होगा,
ए फॉर ये भी कुछ था शायद, फिर ये शेप है, कलर है, ये ओ भी कुछ था अभी, ओरिजिन, एम फॉर मटेरियल है। तो ये सारे हमने यूज करने हैं, तो इनकी करेक्ट जो सीक्वेंस है वो हमारे पास बनती है दैट रेड स्मॉल स्क्वायर न्यू बैग, ये हमारे पास इसका राइट आंसर बनता है और सेस्कॉम्प रूल के अकॉर्डिंग। अ सिनोनिम फॉर हेस्टेंड इज, तो हेस्टेंड का मतलब होता है जल्दबाजी, तो यहाँ पे उसके लिए रश्ड आएगा। एन इंटोनिम फॉर अबंडनिंग इज, अबंडन का मतलब होता है किसी चीज को तर्क कर देना, तो उसका ऑपोजिट होगा किसी चीज को बरकरार रखना, तो रिटेनिंग इज द राइट आंसर। यू डोंट लुक वेल, यू शुड सी अ डॉक्टर, तो यहाँ पे शुड राइट आंसर है। विच टीचिंग मेथडोलॉजी डिजाइन टू जनरेट अ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम्स इज अ ग्रुप क्रिएटिविटी टेक्निक, तो कौन सी मेथडोलॉजी यूज की जाती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथडोलॉजी यूज की जाती है। स्टेम, ये प्लांट का पोर्शन है स्टेम, तो इसका पहले उन्होंने इसको डिफाइन किया है, और डिफाइन करने के बाद कहा है कि इसका जो सेंट्रल पार्ट है उसे हम क्या कहेंगे, तो स्टेम का सबसे बाहर वाला पार्ट होता है उसका बार्क वाला रीजन, बार्क वाले रीजन के अंदर कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स के अंदर जाइलम फ्लोएम होते हैं, और जाइलम फ्लोएम के भी सेंटर में पिथ होता है, तो सेंट्रल पार्ट ऑफ स्टेम यूज्ड फॉर स्टोरेज इज कॉल्ड पिथ। इसके लिए आपको डेफिनेटली स्टेम का सारा स्ट्रक्चर देखना पड़ता है जो जनरल साइंस में आता है। When the lungs expand, air moves in, क्योंकि जब आपके फेफड़े फैलेंगे तो अंदर एयर प्रेशर कम होगा, तो बाहर से हवा अंदर आएगी। When it contracts, air moves out, तो लंग्स जो है वो खुद मूव नहीं कर सकते, तो बिकॉज विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि जो लंग्स है एक तो स्पॉन्जी है, फिर वो नॉन मस्कुलर है, तो लंग्स को एक्सपेंड वगैरह करने के लिए रिब्स के मसल्स की हेल्प की जरूरत पड़ती है। टी सेल्स और बी सेल्स, ये दो तरह के सेल्स होते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम बनाते हैं। तो टी सेल्स जो है ये इम्यून सिस्टम में है, ये क्या करते हैं, ये वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स को किल करते हैं और इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। डीमैग्नेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस कैन नॉट डिस्ट्रॉय मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, किसी चीज को अगर आप गिराते हैं हार्ड सरफेस पर तो उससे उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म नहीं हो सकती, लेकिन बाकी तीनों प्रोसेसेस से हो सकती हैं। द प्लैनेट्स विच आर फॉर अवे फ्रॉम द सन आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स, ये मोस्टली किस चीज से बने होते हैं, ये मोस्टली गैस से बने होते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, सिस्टम की एनर्जी को, सराउंडिंग की एनर्जी को, तो इनमें से एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट का टूटना, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर होगी, तो वो आपको सिस्टम से मिलेगी। इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 34 सेंटीमीटर एंड वी इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 2 सेंटीमीटर, देन देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ डैश सेंटीमीटर इन इट्स पेरीमीटर। अच्छा, आपके पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ में फर्क होता है। अच्छा, अगर हम इसकी जो लेंथ है उसको 2 सेंटीमीटर बढ़ा दें, हम फर्ज कर लेते हैं कि ये लेंथ है हमारे पास, अगर हम इसको 2 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं तो आप दोनों साइडों से इसको 2-2 सेंटीमीटर बढ़ा रहे हैं, तो टोटल जो पेरीमीटर है वो 4 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। सो 4 सेंटीमीटर इज आवर राइट आंसर। इफ द सम ऑफ क्वांटिटीज इज 1840 एंड एवरेज इज 115, फाइंड द नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि आपने एवरेज निकालने के लिए जो टोटल बन रहा होता है आपने उसको डिवाइड करना होता है नंबर ऑफ क्वांटिटीज से। अब आपने नंबर ऑफ क्वांटिटीज फाइंड आउट करनी तो आप इसको इधर ले आते हैं, जबकि एवरेज को यहाँ पे लाके डिवाइड कर देते हैं। तो जब आप सम को यानी कि 1840 को 115 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है द सॉल्यूशन ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज। अच्छा, अब हम इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से है, इट इज इक्वल टू 3 × 2x - 7। तो जब आप इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 4x + 28 डिवाइडेड बाय 5, इट इज इक्वल टू 6x - 21। 5 को आप उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 30x - 105। अब आप x वालों को एक साइड पे ले आए तो 4x को इधर लाकर माइनस करेंगे तो 26x रह जाएगा। 105 को उधर जाकर जमा करेंगे तो ये 133 बन जाएगा।
अब ये जो 26 है इसको दूसरी साइड पर ले जाएं तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो आपका आंसर बन रहा है 133 डिवाइडेड बाय 26। A rectangle ABCD is 20 centimeter long and 10 centimeter is wide। तो हम कहते हैं कि ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है। तो ये आपके पास रेक्टेंगल है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड। देयर इज अ बॉर्डर टुवर्ड्स द इनर साइड। हम इसकी इनर साइड पर इसका बॉर्डर बनाते हैं और उसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर। तो ये इसका बॉर्डर बन गया 2 सेंटीमीटर का, इधर भी, यहां भी और यहां भी। ये हर तरफ से 2 सेंटीमीटर है। अब इसकी जो नई लेंथ आपके पास बन रही है अंदर की तरफ, वो 2 सेंटीमीटर इधर से कम होगी, 2 सेंटीमीटर इधर से कम होगी, तो वो रहेगी 16 सेंटीमीटर। और इसकी जो विड्थ है वो आपके पास इधर से भी 2 सेंटीमीटर कम होगी, 2 सेंटीमीटर इधर से, तो पहले 10 थी तो अब वो रहेगी ये 6 सेंटीमीटर। तो अब आपने बॉर्डर का एरिया फाइंड आउट करना है। अगर मुझे ये एरिया फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे टोटल एरिया में से ये अंदर वाला एरिया माइनस करना होगा। तो हम आउटर रेक्टेंगल में से इनर रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। तो आउटर रेक्टेंगल का जो एरिया है वो है 20 मल्टीप्लाई 10। जो इनर रेक्टेंगल का एरिया है वो है 16 मल्टीप्लाई 6। अब हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ये 200 है, ये 96 है। अगर हमें इस बॉर्डर का एरिया फाइंड आउट करना है तो 200 में से अगर आप इसको माइनस कर दें 96 को, तो ये आपके पास बन जाता है 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दैट इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट है इफ ए रेशियो बी एंड बी रेशियो सी। ये दो तरह की रेशियोज हैं, हमने कंटिन्यूड रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी। ए रेशियो बी है 2:3 और बी और सी की है 3:4। तो ये आपके पास b जो कॉमन है वो बराबर है, तो सिंपली आपके पास ये बन गई 2:3:4। हमें इसे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर ये बराबर ना होती तो हमने फिर b को बराबर करना था और उसके अकॉर्डिंग रेशियो बन जानी थी। 5 वर्कर हैं और एक वॉल को 6 आवर्स में बना रहे हैं। तो हाउ मेनी आवर्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द सेम वॉल बाय 3 वर्कर्स। अच्छा, आप इसे कर लें कि वर्कर्स और टाइम में जो आपके पास रेशियो है, 5 वर्कर हैं, 6 आवर्स हैं, 3 वर्कर्स हैं, कितने आवर्स लगेंगे। अब आप देख लें कि आपके पास ज्यादा वर्कर होंगे थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़े वर्कर होंगे ज्यादा टाइम। तो ये इनवर्स रिलेशन है। तो इनवर्स रिलेशन के लिए हम ऑपोजिट एरोस लगाएंगे। ये लिखा जाएगा x डिवाइडेड बाय 6 इट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3। ये जो 6 है आप इसको दूसरी साइड पर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा 3 2s are 6, 2 मल्टीप्लाई 5 10। तो ये आपका राइट आंसर आ गया। तो बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन है डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशंस का, प्रोपोर्शंस का। फाइंड द वैल्यू ऑफ 76 इंक्रीज्ड इन द रेशियो 5:2। अच्छा, आपने 76 को 5:2 में बढ़ाना है तो 5:2 मल्टीप्लाई 76, 2 को इससे करेंगे तो ये 38 को 5 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाता है 190। सो 190 इज योर राइट आंसर। आपने इतने वैल्यू में इसको इंक्रीज किया है। व्हाट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है। तो इसके हमने फैक्टराइजेशन करनी है तो करते हैं x² - 2x + 1। अब फैक्टराइजेशन का तरीकेकार ये होता है कि दो एक्सट्रीम्स को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें x² और 1 को, तो ये आपके पास x² आता है। अब आपने दरमियानी वैल्यू को भी इस तरह ब्रेक करना है कि जो दो वैल्यूज बने उनको मल्टीप्लाई करने से भी x² ही आए। तो हम क्या करते हैं, इट इज इक्वल टू x² माइनस ये 2x है ना, यानी कि एक दफा x है और फिर एक दफा x है, तो हम कर लेते हैं -x। अभी आपके पास -2x ही बन रह गया और इनको अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करें, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आएगा और x को x से करेंगे तो x² आएगा। तो ये हमने इसे सही कर लिया। अब आप इसका कॉमन ले लें फैक्टर, इसमें x कॉमन है, x - 1 और यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस प्लस और ये आ जाएगा 1। तो ये आपके पास आ गया, एक तो कॉमन आ गया x - 1 और एक ये वाला x - 1। तो x - 1 इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ड्रामा टेक्निक इज कंप्लीटली अंडर द टीचर्स कंट्रोल। कौन सी टेक्निक है जो टीचर के मुकम्मल कंट्रोल में है।
वेयर एवरी स्टूडेंट यूजेस रिटन मटेरियल, तो ये आपके पास फॉर्मल ड्रामा टेक्निक है। व्हाट इज द टर्म फॉर गैदरिंग फीडबैक ऑन अ कोर्स टू असेस हाउ वेल द कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन हैव बीन रिसीव्ड, तो ये इसे हम कोर्स इवैल्यूएशन कहते हैं। Which educational approach involves placing students in challenging situation with simple unstructured problems requiring them to work in groups to find solutions, तो हम प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के स्टूडेंट्स को आप प्रॉब्लम दें जो कि सॉल्व नहीं है, वो फिर उसको सॉल्व करेंगे, तो इसे प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग कहते हैं। Which philosophy focuses on the growth of an individual's personality by emphasizing what is important to students in shaping their individuality, तो इसको हम कहते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म, तो ये हमारा राइट आंसर है। ये फिलॉसफी है जो फोकस करती है हर इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी ग्रोथ पर। विच कॉन्सेप्ट प्रोवाइड्स पर्पस टू टीचिंग इनेबलिंग डिस्कशंस अबाउट सक्सेस, फेलियर, क्वालिटी एंड इंप्रूवमेंट, तो ये एम्स का कॉन्सेप्ट है। At the lowest level of effective domain, students initially respond by passively attending to stimuli. This stage is known as, तो lowest level जो है effective domain का, वो है जस्ट चीजों को रिसीव करना, कोई रिस्पॉन्ड ना करना, वैल्यू ना करना, ऑर्गेनाइज ना करना, वो एडवांस लेवल की डोमेन्स हैं। जो सबसे लोएस्ट लेवल की डोमेन है वो है चीजों को रिसीव करना। विच टाइप ऑफ कंडीशनिंग इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद mechanistic perspective which views behavior as a result of external stimuli and response, तो सबसे सिंपल जो हमारे पास कंडीशनिंग है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग, जैसे हम ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं, यानी कि आप बेल बजाते हैं और डॉग सैलिवेट करते हुए दौड़ते आ रहे हैं, तो ये आपके पास क्लासिकल कंडीशनिंग है। In humans there are 23 pairs of chromosomes, total 46 chromosomes and 23 pairs की फॉर्म में। डाउन सिंड्रोम एक डिसऑर्डर है जिसमें जो बच्चे हैं वो मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वीक होते हैं, तो वो कौन से क्रोमोसोम नंबर का प्रॉब्लम है, तो क्रोमोसोम नंबर 21, अगर इसमें ट्राइसोमी हो जाए, यानी कि इसमें 2 क्रोमोसोम्स की बजाय 3 क्रोमोसोम्स आ रहे हैं या इसमें म्यूटेशन आ रही है, तो उसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। Which one of the following natural disasters can be caused if an earthquake occurs under the sea, तो अगर समंदर के नीचे अर्थक्वेक आता है तो समंदर की लहरें ऊपर उछाल दी जाएंगी, तो उसको हम सुनामी का नाम देते हैं। लेजर स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये लेजर का आप कह सकते हैं कि ये एब्रीविएशन है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये जो लेजर एम्प्लीफिकेशन है इसका मकसद क्या है, ये कौन सा प्रोसेस होता है, इसके जरिए हम लाइट की इंटेंसिटी इनहेंस करते हैं बाय रेजोनेंस, तो वो लाइट जो है वो सिंगल डायरेक्शन में जाती है और बहुत तेज जाती है। हाइड्रोजन इज सिंपलेस्ट एलिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, व्हिच ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस हाइड्रोजन यूजिंग सनलाइट, तो सनलाइट को यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिजम्स हमारे पास कौन से हैं, एल्गी और बैक्टीरिया दोनों फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, मैमल और रिप्टाइल दोनों ही नहीं करते, इंसेक्ट और बर्ड दोनों ही नहीं करते, प्लांट्स और फंजाई में प्लांट्स तो कर लेते हैं लेकिन फंजाई नहीं करती, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है एल्गी एंड बैक्टीरिया। थ्रेड वर्म आर मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर्ड ह्यूमन होस्ट स्पेसिफिक निमाटोड, तो इनका जो हमारे पास नाम है साइंटिफिक नेम है वो है एंटेरोबायस वर्मिकुलरस। टेटनस इज अ सीरियस बट preventable disease that affects the body's muscles and nerves, तो टेटनस बॉडी मसल नर्व्स को इफेक्ट करती है और इससे समटाइम डेथ भी हो जाती है। तो ये टेटनस के जो स्पोर्स हैं ये हमारी बॉडी में किस तरह दाखिल हो सकते हैं, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारी बॉडी में दाखिल होता है डीप कट से या पंक्चर वाउंड से। Why might the full life cycle cost of copper cable be lower than that of aluminium cable? असल में जो कॉपर है ये ज्यादा ड्यूरेबल है, ज्यादा रिलायबल है, तो ज्यादा टाइम निकालती है, तो इसलिए ये ज्यादा आपके पास कॉस्ट इफेक्टिव है। काइंडली पास द साल्ट, तो हमने इसकी नरेशन चेंज करनी है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू पास द साल्ट, तो ये आपके पास इस तरीके से आएगा। काइंडली पास द साल्ट ही सेड, तो ये हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी, क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू पास द साल्ट, तो ये आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में से ले गए। आई हैव एनकाउंटर्ड एवरी
क्रिएचर स्ट्रॉन्गर देन यू। तो एवरी किस तरह का एडजेक्टिव है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। मैनी एनिमल सर्वाइव इन द डेजर्ट। तो डेजर्ट यहाँ पे ये वाला जो डेजर्ट है ये क्या है? ये आपके पास ड्राई और सैंडी एरिया है। वो जो मीठी चीज होती है उसमें आपको डबल एस मिलेगा, वो डिजर्ट होगा या आप उसे भी डेजर्ट कह सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजुअल इमेजरी इन लिटरेचर? लिटरेचर में विजुअल इमेजरी से मुराद ये है कि आप ऐसे वर्ड्स का यूज करें कि सुनने वाले के ज़हन में उसका स्केच बनना शुरू हो जाए, उसका इमेज बनना शुरू हो जाए। चूज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की करेक्ट एग्जांपल है ऑल्दो वी वर लेट वी कॉट द ट्रेन। When the trees sway in the air, तो यहाँ पे sway का मतलब होता है मूव होना। When the trees move in the air. Find the wrongly formed combination of the word with its suffix. Wrong combination यहाँ पे है joyfulless, क्योंकि या तो joyful होता है या joyless होता है, joyfulless नहीं होता। नेक्स्ट है select the sentence that has correct pronoun antecedent agreement। चलें देख लेते हैं। The children completed their project। चिल्ड्रन प्लूरल है और हमने प्लूरल ही यहाँ पे यूज किया है एग्रीमेंट। The girl lost his, नहीं गर्ल के लिए तो हर आना चाहिए, ये गलत है। The boy has a dog, she feeds it। बॉय के लिए she नहीं आना, ये भी गलत है। The man received her, मैन के लिए हर नहीं आना। तो हमारे पास जो फर्स्ट सेंटेंस है जस्ट यही प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट को फुलफिल कर रहा है कि जेंडर वाइज भी और सिंगुलर प्लूरल वाइज भी जो प्रोनाउन का इस्तेमाल है वो ठीक हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास इस पेपर की डिस्कशन कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको मुकम्मल रहनुमाई मिली होगी। ये पेपर की डिस्कशन उन कैंडिडेट्स के लिए भी हेल्पफुल है जिन्होंने ये पेपर दिया है, ये उनके लिए भी हेल्पफुल है जिनका भी पेपर होना है। और अगर आप एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं और आप उसके लिए अपने आप को नेक्स्ट एक कैंडिडेट के तौर पर लेकर आ रहे हैं, तो जैसी सीटें अनाउंस होगी हमारी तरफ से सेशन का प्रॉपर्ली आगाज कर दिया जाएगा। और टाइम इतना ज्यादा नहीं मिलना, लास्ट टाइम भी इतना टाइम नहीं मिला था, तो अगर आप अभी से तैयारी शुरू कर देंगे तो आप बेहतर तैयारी कर सकेंगे। हमारे सेशन का हिस्सा बनने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे राब्ता कर सकते हैं और तमाम मालूमात आप तक बर वक्त पहुंच सकें, उसके लिए आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।